हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ये यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये पिछली साल के कई सालों के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं लाया हूं। ये विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? उत्तर, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? इसका उत्तर है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी का पालन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पराशरप तरंग की आवृत्ति बताइए। तो देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अपसरप तरंगे और पराशरप तरंगे। ठीक है। तो अपसरप तरंगे वो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से कम होती है, और पराशरप तरंगे वो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से अधिक होती है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक की पराशरप तरंगे होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। ठीक है। जो श्रव्य तरंग होती है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो क्वेश्चन का उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? उत्तर, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो उनमें जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो उसका उत्तर है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य तरंगे, नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? उत्तर, जब तरंग गति की दिशा के ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? उत्तर है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ओके। यानी कि इसमें जो तरंग की गति की दिशा जो है माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लीजिए, अनुदैर्ध्य तरंगे। उत्तर है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली कई सालों से लगातार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, विज्ञान की परीक्षा में रिपीट हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ठीक से नोट्स बना लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। तो देखिए, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है L, और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है G,
उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फार्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पर टी क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल है। क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है। टी क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। आवर्तकाल जो होता है वो एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तथा फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वो किस में नापी जाती है? हर्ट्ज में। और आवर्तकाल सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का कितना गुना होता है? तो देखिए उत्तर है 1/6 गुना। यानी कि इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कितना होगा? 60 गुणा 1/6, 6×60 यानी कि 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम होगा उस व्यक्ति का भार। चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलोग्राम। क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 भाग है। यानी कि उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको वो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पता लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें 3 पॉइंट्स इन्होंने पूछे हैं, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। तो देखिए, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठेगा तो प्रभावी लंबाई भी घट जाएगी। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी घट जाएगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला आता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखिए जो टी जो है, टी प्रोपोर्शनल किसके है देखा जाए तो? टी प्रोपोर्शनल किसके? अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी कि अगर एल घट रहा है, अगर एल घट रहा है तो आवर्तकाल भी घट रहा है। ठीक है, तो जब लंबाई घट रही है, जब देखिए प्रभावी लंबाई क्या हो रही है? घट रही है, तो उसी हिसाब से आवर्तकाल भी घट रहा है। ओके, तो ये फार्मूले से आप पता लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए लाभदायक हैं तो कौन कौन से हैं? उत्तर नंबर 1 है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। नंबर 2 है नाइट्रोसोमोनास। नंबर 3 है नाइट्रोबैक्टर। नंबर 4 है लैक्टोबैसिलस। तो ये वो जीवाणु हैं जो लाभदायक हैं, जो नुकसानदायक नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? वो जीवाणु जो दूध को किस में बदलता है? दही में। देखिए उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जो दूध होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? लैक्टिन। क्या होता है? लैक्टिन। ठीक है, दूध में लैक्टिन पाई जाती है, तो लैक्टिन से ही बना है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ये याद रखने में आसान रहेगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा?
निकट दृष्टि दोष दूर करने में के लिए चश्मे में अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस कौन सा, अंदर से घुसा हुआ तल, और ये होता है उत्तल, उठा हुआ तल, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही आप देख लीजिए। और जो लेंस की क्षमता होती है, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ मैं यहीं पर। लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है, डायोप्टर में, डी, किस में नापी जाती है, डायोप्टर, डायोप्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है, डायोप्टर में, ओके। ये क्वेश्चन आपका और मैंने बना दिया है एक ही प्रश्न से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। आप लोग जानते ही होंगे, जो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का, वो आइडियली कितना होता है, कितना होता है, 120/80, ठीक है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाले को बोलते हैं डाइस्टोलिक, डाइस्टोलिक, ओके। तो जो ऊपर वाला है वो 180 होता है, नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है, 120/80। तो आइडियली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो आइडियली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आइडियल होता है। दूसरा, अगला इसी में अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो ब्लड प्रेशर मापक डिवाइस का नाम लिखिए। तो देखिए, ब्लड प्रेशर नापने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, स्फैग्मोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर नापने की डिवाइस होती है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखो। हमें वो 2 एंटीबायोटिक दवाएं लिखनी है जो जीवाणुओं से मिलती हैं। तो उत्तर देखिए, उत्तर नंबर 1 इरिथ्रोमाइसिन, नंबर 1 इरिथ्रोमाइसिन, नंबर 2 नियोमाइसिन, नंबर 2 नियोमाइसिन। तो ये 2 दवाएं एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं हैं जो हमको जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं, नेचुरली प्राप्त होती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सब जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। देखिए, उत्तर है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। देखिए, एक सूत्र होता है टी, टी बराबर 1/f। अगर आपको आवर्तकाल पता है तो आप फ्रिक्वेंसी पता कर सकते हो, अगर आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो आप आवर्तकाल पता कर सकते हैं, ओके। तो एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। उसके अपोजिट हम क्या कहेंगे कि एक आवर्तकाल को, सॉरी, एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशंस हैं, इनको आप ठीक से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा वेग बी आवर्तकाल टी में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कई मायने में समझाऊंगा, ठीक है। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा वेग बी आवर्तकाल टी में संबंध बताइए। ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा आवर्तकाल में जो बी बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर बी इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, लैम्डा बराबर वी इंटू टी। तो यहाँ पर टी क्या है, आवर्तकाल है। अगर आपको यहीं पर फ्रिक्वेंसी दिखानी पड़े तो फ्रिक्वेंसी में क्या रख दोगे, टी बराबर आप 1/n कर दोगे। n क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू 1/n, ठीक है। अब देखिए, इसको सही कर लीजिए आप, तो ये निकल के आपका आएगा, क्या आएगा, बी बराबर n लैम्डा। तो अगर ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक तो क्या होगा उसमें
क्वेश्चन में दे रखा होगा कि तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, वेग v, तो आवर्तकाल t दे रखा होगा, तो उसका तो आंसर ये हो गया कि लैम्डा बराबर क्या हो गया v इंटू टी। ओके, अगर यहाँ पर t की जगह पे फ्रिक्वेंसी दे दे, फ्रिक्वेंसी को हमने n मान लो या f मान लो, जो भी आपका मन करे, तो आप क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे कि t की जगह पे क्या रख देंगे, t बराबर 1/n रख देंगे आप। जब आप t बराबर 1/n रख देंगे तो देखिए मैं इसको हल करके दिखा दे रहा हूँ। तो लैम्डा बराबर इन्होंने क्या दिया है, v इंटू टी। अब अगर यहाँ पर आवर्तकाल ना दे करके क्वेश्चन में वो आपको दे दें फ्रिक्वेंसी, तो t बराबर आप रख दीजिए 1/n। ठीक है, t बराबर आप 1/n रख दीजिए इस क्वेश्चन में, तो इसमें आ जाएगा लैम्डा बराबर v इंटू 1/n। n क्या है, फ्रिक्वेंसी। अब इनको हल कर लीजिए आप, तो आप इसको हल करके देखिए, इसको लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n। अब यहाँ आप देखिए लैम्डा बराबर v/n आ गया। ठीक है, तिरछी गुणा कर लीजिए, तो ये लिख के क्या है, b बराबर n लैम्डा, b बराबर n लैम्डा। ओके, ये दूसरे से आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन इन्होंने जो पूछे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किसी तरंग दैर्ध्य की लैम्डा बताइए यदि उसका वेलोसिटी दिया हो, मान ली 20 मीटर प्रति सेकंड, आवर्तकाल दिया हो 4 सेकंड, तो आप क्या करेंगे, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल देंगे। जो लैम्डा निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा, मीटर में। किस में निकल के आएगा, मीटर में। ओके, तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही है मेरी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने वो डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।